हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं सरदार पटेल की। ये आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। और ये जो टॉपिक हमारा है ये पॉलिटिकल थिंकर्स का टॉपिक है जो एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का पार्ट है। तो इसमें से आज हम देखते हैं सरदार पटेल के बारे में, उनका पूरा लाइफ के बारे में, उन्होंने क्या क्या उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग रही और क्या क्या उनके व्यू पॉइंट्स थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, टाइटल्स के ऊपर। तो ये हम डिस्कस करेंगे। मैं हूँ अनर्क जैन, निधिश्री एकेडमी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कोर्स का। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं, इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। बॉर्न इन अक्टूबर 31 1875, नडियाद गुजरात में। नडियाद अहमदाबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे ये बॉर्न होते हैं और वहाँ पे ही ये लॉ का प्रैक्टिस करते हैं, शुरुआत करते हैं। बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और 1913 में लौटते हैं। अहमदाबाद में सेट होते हैं और एक बहुत ही फेमस क्रिमिनल लॉयर बन जाते हैं ये। 1917 में ये अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर बनते हैं। और जैसे ही सैनिटेशन कमिश्नर बनते हैं, अहमदाबाद का जो सिविक व्यवस्था होती है, जैसे कि आपका सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, ये सब बहुत ही अच्छा हो जाता है और बहुत प्रेजवर्दी इनका काम रहता है। और उसी साल 1917 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू होता है। ये खेड़ा जगह भी अहमदाबाद के पास में थी। तो इनकी जो एक विंग थी, जो इनके आसपास लोग रहते थे, वो लोग गांधी जी की काफ़ी हेल्प करते हैं खेड़ा सत्याग्रह में। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो ये खेड़ा सत्याग्रह इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। और सरदार का टाइटल इन्हें बारडोली सत्याग्रह में मिलता है। तो 1928 में इन्हें सरदार का टाइटल मिला था। और बारडोली एक जगह है सूरत के पास में, जहाँ पे रेवेन्यू असेसमेंट हुआ था। जब ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू असेसमेंट किया था कि इस जगह से हमें कितना लगान वसूल करना है, तो वो असेसमेंट उनने काफ़ी हाई लेवल पे कर दिया। मतलब कि जो उन्हें लगान लेना चाहिए था उसका 22% से लेकर 60% तक उन्होंने ज़्यादा असेसमेंट कर दिया। और ये असेसमेंट करने की वजह से लोग को वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे थे। पर हुआ ये था कि उस साल प्लेग था और फेमाइन कंडीशंस भी थी। तो सत्याग्रह हुआ और गांधी जी भी उसमें आए, बारडोली सत्याग्रह में। और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही। और अल्टीमेटली हुआ ये कि उनको वो असेसमेंट का जो लॉ था वो वापस लेना पड़ा। और इसकी वजह से उन्हें सरदार का टाइटल वहाँ मिलता है, बारडोली के लोग उन्हें देते हैं। तो तब से ये सरदार के नाम से जाने जाते हैं। ये सरदार का टाइटल इतना ज़्यादा फेमस था कि लॉर्ड माउंटबेटन अपनी अगर चिट्ठी या स्पीच लिख रहे हो तो वो सिर्फ सरदार वर्ड यूज़ करते थे और सबको पता चल जाता था कि सरदार मतलब कि ये वल्लभ भाई पटेल साहब की बात कर रहे हैं। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू बी अरेस्टेड ड्यूरिंग डांडी मार्च। तो इन्होंने, खास बात यह है कि सॉल्ट लॉ भी नहीं तोड़ा था, तब भी इन्हें अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट नहीं किया गया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। ही वॉज द सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1919 टू 1950। और इस पूरे टाइम को हम पटेल एरा भी कह सकते हैं। ओके, ही वॉज एसेंशियली गाइडेड बाय डाउन टू अर्थ रियलिज्म देन आइडियलिज्म। और ये डूअर थे एक तरह के, मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा कार्मिक हो, मतलब काम करने में बिलीव करता है रहता देन बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। हु वॉज गाइडेड बाय हिज विजडम रेदर देन हिज सेंटिमेंट्स। और इन्होंने अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही सीखा था रेदर देन हिज बुक्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड वेस्टर्न एजुकेशन डिडंट इन्फ्लुएंस हिज हिम मच। ओके, तो इंग्लैंड से पढ़ के तो आए थे पर उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था। खास बात यह है कि आप देखिए 1875 में ये पैदा होते हैं और 1917 में या 18 में पॉलिटिकल लाइमलाइट में आते हैं। तो 42 की एज पर ये अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करते हैं। तो ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। नेहरू जी से भी ये 14 साल बड़े थे। ओके, और इनको 1991 में भारत रत्न पोस्ट थॉमसली दिया जाता है। उनकी पर्सनालिटी के कुछ अच्छे ट्रेड्स थे, जैसे कि वो काफ़ी रियलिस्टिक थे चीज़ों को लेके, पैट्रियोटिक थे, ह्यूमैनिज्म थे, डिसिप्लिन था, ऑर्गेनाइज्ड थे काफ़ी ज़्यादा, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी इनमें, फार साइटेड नेचर के थे, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी और इफेक्टिव लीडरशिप थी। ये सब क्वालिटीज़ हैं। इसमें से अगर आपको थोड़ी भी याद रहे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा एक आंसर बना सकते हैं। He was a devoted follower of Gandhian doctrine. He stressed the need of raising the living standards of the peasants and villagers. Okay, he was essentially guided by realism, pragmatism, and humanism instead of any ideological doctrine, which has फ्रॉम द वेस्ट का तो कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था इन पे। आप देखेंगे ना इनने कभी मार्क्सिस्ट की बात की, ना कभी इन्हें लेनिस्ट की बात की, इनने तो इनफैक्ट सोशलिज्म की भी बात नहीं करी। तो ये काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक थे कि रियलिटी में इंडिया में क्या चलेगा, और उस पर ही इन्होंने अपने भाषण दिए या अपनी कम काम करके दिखाया। ओके,
ही स्टिल डिटेस्टेड स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के अगेंस्ट थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे थे या कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। ये तब भी डिटेस्ट करते थे स्लेवरी, सर्विट्यूड एंड एक्सप्लॉयटेशन को। ही वॉज अ डेमोक्रेट बट अपोज्ड डेमोक्रेसी इफ इट वॉज विदाउट डिसिप्लिन एंड यूनिटी। तो ये ऐसी डेमोक्रेसी चाह रहे थे जिसमें कि डिसिप्लिन भी हो और यूनिटी भी हो, तब तो वो डेमोक्रेसी का एकदम कोर एस्पेक्ट निकल के आएगा, नहीं तो डेमोक्रेसी वो अपोज कर रहे थे एक तरह से। He said that dexterous plan implemented by a wise, selfless and disciplined man would pave the way for success। तो अगर एक अच्छा प्लान बनाया जाए जिसमें विल है, डिटर्मिनेशन है और एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया जाए तो वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। ये एक आप अपने प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं ये चीज़। Conservation of traditions, unity and construction formed the central policy of his thinking. Okay, the government should act as a trustee to its people irrespective of caste, creed, color और religion। ये बातें उन्होंने कही थी। अगर हम पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम की बात करें तो पटेल साहब की फिलोसॉफी में हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड वेलफेयरिज्म। तो एक वेलफेयर आउटलुक के थे, ये कंजर्वेटिव थे, हमें ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं करना है, कंजर्वेटिव फॉर्मेट में काम करना है। और एक लिबरल आउटलुक था, ना ज़्यादा लेफ्ट में थे ना ज़्यादा राइट में थे, एक लिबरलिस्टिक पर्सन थे। द नेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय हाई सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, ये उनका मानना था। ही सेड, तो नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं वर्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए। ही सॉ नेशन एज डेमोक्रेटिक इन स्ट्रक्चर, नेशनलिस्टिक इन फाउंडेशन एंड वेलफेयरिस्ट इन स्पिरिट एंड फंक्शन। ओके, ये बेसिक चीज़ें। ही फुलफिल्ड 3 ग्रेट एम्स, सिक्योरिटी टू पोजेसर्स, फैसिलिटी टू एक्वायरर्स एंड होप टू द पीपल। मैं समझाता हूँ ये क्या है। सिक्योरिटी टू पोजेसर्स का मतलब ये होता है कि जो भी आप इस कंट्री में रह रहे हैं तो आप इस कंट्री को पोजेस कर रहे हैं, तो आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनकी थी, क्योंकि इन्होंने कंट्री को इस तरह से अरेंज किया था बाद में इंडिपेंडेंस के बाद कि आपको किसी भी किस्म का सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं होगा, आपको सिर्फ एक बड़ी बड़ी बाउंड्री ही मैनेज करनी है इंडिया की और बाकी इंटरनली सब सिक्योर रहेगा। फैसिलिटी टू एक्वायरर्स, जिसने एक्वायर कर लिया है उसको फैसिलिटेट कर रहे थे, और होप दी थी पीपल को कि आप एक ऐसे देश में रहने वाले हैं जहाँ पे हर चीज़ बहुत ही अच्छी होगी। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के लिए काफ़ी लड़ाई कर रही थी। तो ये बाकी चीज़ें हैं उनकी, हम आगे देखते हैं। ही यूज्ड रोबस्ट कॉमन सेंस, ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, फ्रुगैलिटी, ह्यूमिलिटी, क्लैरिटी ऑफ एम, डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस, फार साइटेडनेस, फियरलेसनेस एंड ह्यूमनिज्म। ये एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है जो मैंने आपको बना दी है। आप ये सारी क्वालिटीज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूज़ की थी अपनी लाइफ में, उनके पॉलिटिकल फिलोसॉफी का पार्ट थी, और इसका ट्रेसेस हमें उनके पूरी लाइफ हिस्ट्री में अलग अलग जगह देखने को मिलता है। तो ये मैंने सारी एक साथ लिख दी हैं। ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ इंडिया अटेनिंग अ डोमिनियन स्टेटस विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नॉट टोटल इंडिपेंडेंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब लाहौर सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो इनको प्रेसिडेंसी का ऑफर आया था 1929 में, तो वल्लभ भाई पटेल ने रिजेक्ट कर दिया था। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस हासिल ले लेना चाहिए रादर देन गोइंग फॉर टोटल इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया में अंदर बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्चर्स पार्ट हैं, कि अगर हमने इंडिपेंडेंस दे दी तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो वो चाह रहे थे कि हम डोमिनेंट में रहे। डोमिनेंट का मतलब होता है कि कॉमनवेल्थ में ही इंडिपेंडेंस। जैसे कि आप देखते हैं कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश है जिनका टिटुलर हेड आज भी क्वीन एलिजाबेथ है। तो वो यही चाह रहे थे कि इंडिया ऐसे नेशंस में शामिल हो जाए कि उसका जो हेड रहे वो क्वीन एलिजाबेथ ही रहे, और बाकी इंटरनली हम अपना प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकें या प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकें, कंट्री हेड जो भी रहता है उसको अपॉइंट कर सके। तो ये इस तरह का सेटअप चाह रहे थे। पर 1929 में जब लाहौर सेशन होता है तो जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, खुद का मतलब देश होना चाहिए हमारा, और तब से सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। पर ये डोमिनेंट स्टेटस के पक्ष में थे, ये आपको याद रखना है। ही सेड व्हाट वी गॉट इज नॉट स्वराज बट ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, ये उन्होंने कहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। ही पीपल विल स्टिल have to win internal Swaraj, he said that, and abolish distinction of caste and creed, banish untouchability, remove hunger and live as one joint family. ये उनका कहना था ऐसा। Patriotism is useless if it does not achieve the benefit of largest section of population. तो अगर आप कितनी भी पेट्रियोटिज्म रखिए या मतलब आप देश के प्रति प्रेम रखिए, ये यूजलेस है अगर आप लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प नहीं कर सकते। He was called the Iron Man of India
बिकॉज ही वॉज हार्ड एंड फर्म इन डूइंग द थिंग्स एंड मेंटेनिंग वॉट वॉज राइट। तो ये कभी किसी की बात अगर इन्हें सोच लिया कि मुझे ये काम करना है तो फिर ये किसी की सुनते नहीं थे। ये बहुत खास बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल में। काफ़ी लोग कहते थे काफ़ी ये मतलब स्टबन है और अकड़ू है, पर एक्चुअली वैसा था नहीं। इनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी और काफ़ी ज़्यादा इस किस्म की थी कि जो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। तो आप देख सकते हैं आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कहीं ना कहीं सिमिलर आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें मिल रही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से। शायद वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे इनकी फिलोसॉफी से, एक हम समझ सकते हैं ये चीज़। ऑन सिविल सर्विसेज इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ही रियलाइज दैट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नेसेसरी फॉर रीपिंग फ्रूट्स ऑफ फ्रीडम एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन, एंड विदाउट एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिविल सर्विसेज द बेस्ट ऑफ द प्लान्स विल फेल। तो ये सिविल सर्विसेज के बहुत पक्ष में थे कि सिविल सर्विसेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज को हटा दिया, उसकी जगह ये लेकर आए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज। Recruitment was to be made by an open competitive exams conducted by an independent statutory public service commission, और जो यूनियन के केस में यूपीएससी है। He wanted civil services machinery to work above party politics and advised them to work without fear and favor. Okay, he made services permanent. Permanent का मतलब हर साल एग्जाम होगा, so as to maintain continuity in administration. It should be impartial, judicious, and free from political influence. And he said the most dangerous thing in a democracy was to interfere with the services. अब ये देखिए कि जो पटेल साहब कह रहे हैं ये सारी बातें ये कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक है। पर आज हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है किसी भी सर्विसेज को लेके, और इसलिए हमें एथिक्स का पाठ पढ़ाया जाता है ताकि हम इन सब इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव वे से बच सकें या उनके गलत कामों को लाइमलाइट में भी लेकर आ सकें। ये दोनों हमारे दायित्व हैं। तो ये सिविल सर्विसेज को लेकर इनका ये मानना था। इसके बाद पॉइंट आता है इकोनॉमिक्स पे उनका क्या व्यू पॉइंट था। ये बोल रहे थे कि टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को देना चाहिए क्योंकि वो रियलिटी थी कि इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक नारा दिया प्रोड्यूस और पेरिश। तो या तो आप अनाज उगाओ नहीं तो आप भाई भूखे मर जाओ। तो ये काफ़ी रियलिस्टिक और काफ़ी कठोर बातें कहते थे जो कि नेहरू जी नहीं कह पाते थे। नेहरू जी हर चीज़ को एक सॉफ्टर अप्रोच से कहते थे, इसलिए वो काफ़ी बिलवड थे। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ये हर चीज़ को एकदम हार्श बेयर लेवल पे कहते थे। तो ये एक चीज़ थी उसमें उनमें। ही वॉज अगेंस्ट होल स्केल लिक्विडेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट। तो कंप्लीटली लैंडलॉर्ड्स को और कैपिटलिस्ट को कंप्लीटली लिक्विडेट नहीं कर देना है। लिक्विडेट का मतलब है कि कंप्लीटली उनकी सारी चीज़ें उठा के लोगों में नहीं बांट देनी है, क्योंकि वो अगर इंसान लैंडलॉर्ड है कैपिटलिस्ट है तो वो अपने बलबूते पे वहाँ तक पहुँचा है। तो ये उनके उसके थोड़े अगेंस्ट थे। तो काफ़ी लोग कहने लगे कि आप प्रो कैपिटलिस्ट हो, पर ऐसा था नहीं। ओके, एम्बिशियस लैंडलॉर्ड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय लॉ। इनका ऐसा कहना था कि ऐसे कोई लैंडलॉर्ड है जो और ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं फिर उसके बाद और ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं तो उनके एम्बिशंस काफ़ी हाई है, तो इनको लॉज के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, पर आउटराइटली इनको लिक्विडेट इनको हटाओ मत, ऐसा उनका मानना था। ही वॉन्टेड गारंटेड या गार्डेड रेगुलेशन ऑन लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए एक ऐसे गार्डेड रेगुलेशन मतलब छोटे छोटे रेगुलेशंस के थ्रू आप लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हो, ऐसा उनका मानना था। He was opposed to drastic changes in industrial policy as it would destroy the economy. तो drastic changes industrial policy में नहीं करनी है, इकोनॉमी खराब हो सकती है। He was against whole scale nationalization except for few key industries. A policy of gradualism would be adopted with focus on grassroots economy, ऐसा उनका मानना था। He had no faith in socialism. ये आप अंडरलाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेहरू जी एक तरफ जहाँ सोशलिज्म के एक पाइनियर माने जाते हैं, काफ़ी प्रमोटर हैं, और उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो सोशलिज्म में बिलीव नहीं करते। तो देखिए कितने डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं जो तभी नेशन को आगे लेके जा रहे हैं कैसे। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द कंट्री शुड प्रोड्यूस मोर वेल्थ देन थिंक व्हाट टू डू विथ इट। तो इनका ऐसा मानना था कि भाई तुम पैसे पहले कमा लो फिर देख लेंगे हमें करना क्या है उस चीज़ का। पर बाकी लोग ऐसा सोच रहे थे कि हम किस वे से कमाएंगे, हम किस फील्ड में जा सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल थे, सीधे बोल रहे थे यार तुम कमा तो लो फिर देखते हैं क्या करना है। ओके, इनने एक सॉल्यूशन भी दिया और वो सॉल्यूशन ये था कि कॉपरेशन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस मोर वेल्थ। तो आप एक बार वेल्थ कमा लो देन वी विल डिटरमाइन कि हम इस वेल्थ का क्या करना है। ओके, इसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
फॉर्म होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस दिन फॉर्म हुआ था, तो मैं आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा. ओके. एंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वॉज अ फियर्स चैंपियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स and liberty, and he was convinced that these values are essential for nation and individual development. जो मूलभूत अधिकार होते हैं आपके, ये उस पर काफ़ी ज़्यादा चैंपियन थे उसके कि हमें चाहिए ये सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए. ही वॉज चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल सब कमिटीज़ एंड माइनॉरिटीज़ सब कमेटी. ये सारे के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, किस किस कमेटी के चेयरमैन थे, आपको याद रहना चाहिए तीनों कमिटीज़ के नाम. ही वॉज इन फेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ही प्लीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि जो सेंट्रल रहता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आज भी इंडिया में वो है. प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, राइट टू कंपेंसेशन, एबॉलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. ओके, तो सेपरेट इलेक्टोरेट आपको पता है मुस्लिम्स, सिख को भी था और बहुत सारे लोगों का था, बंगाल चैम्बर्स को था, तो इन सब लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट था, तो ये अगेंस्ट थे सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स के एंड इंक्लूडिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. ओके. एंड ही एंडेवर्ड हार्ड टू रिमूव अनटचेबिलिटी. तो आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, उसमें काफ़ी हद तक योगदान वल्लभ भाई पटेल का भी है. बी आर अम्बेडकर साहब का तो है ही, पर वल्लभ भाई पटेल साहब का भी है. वल्लभ भाई पटेल का सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट, या जिसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा जाना जाता है, कि उनका जो रोल रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स में क्या रहा है. इट वॉज हिज क्राउनिंग अचीवमेंट आप कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग में लिख सकते हैं. ही एग्रीड टू पार्टीशन टू अवॉइड सिविल वॉर. ओके, इन्होंने सिविल वॉर, वो मतलब गृह युद्ध ना हो जाए अंदर ही अंदर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा थे, इसलिए उन्होंने पार्टीशन करवाया. इनने जो थ्योरी दी थी वो थी एम्प्यूटेशन ऑफ डिसीज लिम्ब थ्योरी, कि उन्होंने कहा था कि जो पोर्शन आपकी बॉडी का कैंसरस हो गया है और उसको हटाना ही फ़ायदेमंद का सौदा है, तो उन्होंने वही काम किया. पर जैसे ही वीपी मैनन के साथ इंटीग्रेट किया 565 प्रिंसली स्टेट्स को, ये मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा है यहाँ पे, आफ्टर द पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है. इस एक्ट के बाद जैसे ही आता है, इसमें लिखा रहता है कि एक डेट लिखी रहती है 15 अगस्त, और उसके बाद द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन वुड लैप्स एंड पैरामाउंसी खत्म हो जाएगी. तो पैरामाउंसी क्या होता है मैं बताता हूँ आपको. 1858 में जब आपने देखा होगा रिवॉल्ट होता है, 1857 की क्रांति होती है, उसके अगले साल ही विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन होता है. तो विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी छोटी छोटी रियासतें हैं उन सब के ऊपर क्वीन विक्टोरिया आ जाएगी. मतलब एक ऐसे समझ लीजिए आप, क्वीन विक्टोरिया का राज रहेगा और ये सारे के सारे उनके छत्र छाया में रहेंगे. अब जो 1947 का एक्ट आता है वो उस छत्र छाया को हटा देता है. तो सारे के सारे जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं ये आज़ाद हैं, ओपन हैं. या तो इंडिया को ज्वाइन करिए, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या फिर इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री आप रह सकते हो, एंटिटी रह सकते हो. तो ये ऐसा कन्फ्यूजन हो गया था कि 565 छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल समझ गए थे कि अगर मैंने इनको जोड़ा नहीं तो हमें अगर आज़ादी मिल भी गई तो हमारी बाउंड्री तो ढंग से बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि कोई प्रिंसली स्टेट आज़ाद है, फिर आप थोड़े 10 किलोमीटर जाओगे फिर दूसरा प्रिंसली स्टेट, सबके अलग रूल्स लॉज, तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता कि एक नेशन बन ही नहीं पाता. तो इन्होंने क्या किया कि इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को, इनके साथ थे वीपी मैनन जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, और इन दोनों ने ही मिलकर एक अलग डिपार्टमेंट बनवाया पहले तो, और उस डिपार्टमेंट के अंदर इन्हें सारे प्रिंसली स्टेट्स को लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, परसुएशन, पिटिशन, हर चीज़ यूज़ करके, शाम डाम दंड भेद आप कह सकते हो, यूज़ करके इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ा, और तब जाके बनता है यूनियन ऑफ इंडिया. 3 प्रिंसली स्टेट्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहा था, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर. कहीं पे फोर्स यूज़ करनी पड़ी और कहीं पे कुछ सिचुएशन अलग थी. जम्मू एंड कश्मीर का इंटरफेरेंस उतना नहीं हो पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और जवाहरलाल नेहरू ने वो केस यूनाइटेड नेशंस को दे दिया. वो एक अलग वीडियो में पूरा बना सकता हूँ कि क्या रोल रहा है, पर आप बेसिक समझ लीजिए कि ये 3 लोगों ने प्रॉब्लम किया था, 3 जगहों पे प्रॉब्लम हुआ था, और उसके बाद ये आपका जो रोल रहता है उनका इंटीग्रेशन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो आप बेसिक इतना लिख सकते हैं. मैंने आपको छोटी सी हिस्ट्री बता दी है कि क्या था वो, और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा एक ब्रीफ हिस्ट्री. हमने बता दिया आपको उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स में क्या क्या थी. और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए इस चैनल को. और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में लिखिए आपका डाउट, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, एक ईमेल एड्रेस दिख रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपकी हेल्प करेंगे, और आपको कोई भी डाउट हो, हमारी टीम बैठी है यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए.
इसके अलावा अगर आपको सिंपली अगर हमसे सिर्फ बात भी करनी है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी निकले और बहुत अच्छे मार्क्स से निकले। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश्री एकेडमी, मैं हूँ अनर्क जैन। गुड बाय।